तीसरे स्टेज में कैसे फेल हुआ इसरो का रॉकेट लॉन्च मिशन। 16 सैटेलाइट स्पेस में गुम, 8 महीने से दोबारा ऐसा फेलियर। तो हम बात करें इसरो का, जो कि 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन है, जो कि PSLV-C62 फेल हो गया है। PSLV रॉकेट को सोमवार सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और यह शुरुआत में सब कुछ सही था। रॉकेट 16 सैटेलाइट लेकर उड़ रहा था और जिन्हें स्पेस में एक तय ऑर्बिट में छोड़ा जाना था। तीसरे स्टेज में पहुंचते ही रॉकेट रास्ता भटक गया और सिग्नल आने बंद हो गए और सारे सैटेलाइट ऑर्बिट पहुंचने से पहले ही स्पेस में खो गए और 8 महीने पहले भी इसी तरह तीसरे स्टेज में पहुंचकर मिशन फेल हो गया था। क्या रॉकेट में ही कोई गड़बड़ी या तीसरे स्टेज में चूक की गई बड़ी वजह मिशन फेल होने से भारत को क्या नुकसान, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। इसरो ने मिशन के फेल होने की क्या वजह बताई है। तीसरे स्टेज के बाद रॉकेट अपने रास्ते से कैसे भटक गया। इससे पहले जो मिशन फेल हुआ इसमें क्या दिक्कत आई थी। क्या दोनों मिशन फेल होने के पीछे कोई बड़ी गड़बड़ी है। रॉकेट इस मिशन पर कौन कौन से सैटेलाइट लेकर जा रहा था और अन्वेषा सैटेलाइट स्पेस में जाकर क्या काम करने वाला था। अन्वेषा सैटेलाइट की देश को कितनी ज़रूरत थी। तो इसरो ने मिशन फेल होने की क्या वजह बताई है। तो मिशन PSLV-C62 को सुबह 10:17 पर लॉन्च किया गया था और ये PSLV रॉकेट की 64वीं उड़ान थी और PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का एक रॉकेट है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सैटेलाइट को स्पेस में 500 से 800 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक जाकर छोड़ता है और ये रॉकेट 4 स्टेज में काम करता है। आसान भाषा में यूँ समझिए कि इसमें 4 पार्ट्स हैं जिनमें इंजन और फ्यूल है। हर स्टेज पर अलग अलग इंजन में सॉलिड या लिक्विड फ्यूल जलता है और रॉकेट आगे बढ़ता रहता है। यह स्टेज पूरी होने के बाद एक पार्ट जलकर अलग हो जाता है और ताकि अगली स्टेज के लिए रॉकेट का वजन कम हो जाए और इससे आगे बढ़ने में आसानी हो सके। बूस्टर सेपरेशन कहते हैं। लॉन्च के समय सब कुछ ठीक था और पहले 2 स्टेज यानी कि PS1 और PS2 में भी बूस्टर सेपरेशन पूरी तरह नॉर्मल रहे। थर्ड स्टेज में सॉलिड फ्यूल मोटर काम करते हैं और इसी स्टेज के आखिर में गड़बड़ी आई है। टेलीमेट्री के डाटा में पता चला है कि रॉकेट के रोल रेट में डिस्टरबेंस हुई है, यानी कि रोल रेट का घूमना अनियंत्रित हो गया है और एक अपने रास्ते से भटक गया है। टेलीमेट्री तकनीक के जरिए रॉकेट या सैटेलाइट के डेटा जैसे कि गति, ऊंचाई, दबाव और ओरिएंटेशन को रेडियो सिग्नल के जरिए रियल टाइम में ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है। इसरो चीफ पी नारायण ने मिशन शुरू होने से लगभग 50 मिनट बाद कहा कि तीसरे स्टेज के आखिरी तक रॉकेट का प्रदर्शन सामान्य था, लेकिन इसके बाद रॉकेट रेट में गड़बड़ी आई और फ्लाइट पाथ में डेविएशन देखा गया और हम डेटा की
एनालिसिस कर रहे हैं और जल्दी ज़्यादा जानकारी देंगे। तीसरे स्टेज की बाद रॉकेट अपने रास्ते से कैसे भटक गया। तो बी नारायण ने रॉकेट रेट में डिफेंस की बात कही, वो डिस्टरबेंस की बात कही, और इसके अलावा अभी कोई तकनीकी खामी नहीं पता चली है। रोल रेट और उनके डिस्टरबेंस को आसान भाषा में समझते हैं। अगर रॉकेट को एक पेंसिल की तरह समझें तो उसकी नोज से लेकर रेल तक की काल्पनिक लाइन को उसका लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस कहते हैं, और रॉकेट इसी एक्सिस के चारों तरफ एक लट्टू की तरह घूमता है और उसे रोलिंग कहते हैं। ऑर्बिट तक सही सलामत पहुंचने के लिए रॉकेट की दिशा सही होनी चाहिए। इसीलिए इस रॉकेट को कभी कभी खुद किया जाता है तब जब इसे स्पिन स्टेबलाइजेशन किया जाता है ताकि रोलिंग कंट्रोल के बाहर न जाए। जो जो बीच का जो हिस्सा होता है उसे घुमाया जाता है तो वह कंट्रोल से बाहर न जाए, उस हिसाब से घुमाया जाता है। हालांकि अगर रोलिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए तो दो तरीके की दिक्कतें होती हैं जो रॉकेट कंट्रोल से बाहर चला जाता है। रॉकेट का अपना नेविगेशन फेल हो सकता है। रॉकेट का अपना दिमाग यानी कि एंसिलियर नेविगेशन सिस्टम INS होता है, जो कि जायरोस्कोप से पता चलता है कि रॉकेट की नोच किस दिशा में है। अगर रॉकेट बहुत तेज रोल करने लगे तो जायरोस्कोप के सेंसर काम नहीं करते हैं। इससे INS को पता नहीं चल पाता कि रॉकेट किस तरह या किस तरफ जा रहा है, और ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि हम तेज़ी से गोल गोल घूमें तो हमें दिशा भ्रम हो जाएगा। तीसरे स्टेज का इंजन रॉकेट को कंट्रोल नहीं कर पाता। जो तीसरा स्टेज यानी कि PS3 का सॉलिड फ्यूल मोटर सिर्फ रॉकेट को आगे की तरफ थ्रस्ट यानी कि धक्का देती है, और इसमें अलग से रोल कंट्रोल थ्रस्टर्स नहीं होते। और तीसरे स्टेज में रोल कंट्रोल का काम चौथे स्टेज के छोटे थ्रस्टर्स करते हैं। हालांकि अगर PS3 स्टेज में कोई समस्या हो जाए तो, जैसे कि मोटर में नोजल की साइड से गैस लीक हो जाए तो बड़ा टॉर्क यानी कि घुमाव पैदा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घूमते हुए लट्टू को कोई एक साथ मारकर तेजी से घुमा दे। ऐसे में PS4 के छोटे थ्रस्टर से टॉर्क को रोक नहीं पाते और रॉकेट तेजी से घूमते हुए बेकाबू हो जाता है और यह रास्ते से भटक जाता है। PSLV रॉकेट, ये आप देख सकते हो PSLV, जो कि लिफ्ट ऑफ के समय सॉलिड फ्यूल के चलने वाले 4 बूस्टर ग्राउंड पर और करीबन 25 सेकंड बाद 2 बूस्टर हवा में जलते हैं। करीबन 40 किमी की ऊंचाई तक सारे बूस्टर जलकर अलग हो जाते हैं। सॉलिड रॉकेट इंजन में 193 टन HTPV सॉलिड फ्यूल जलता है और रॉकेट को वायुमंडल से बाहर लेकर जाता है। स्टेज 2 आप इसमें देख सकते हो, विकास इंजन में लिक्विड फ्यूल जलता है। इससे 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है
और ये स्टेज वायुमंडल के बाहर एक्टिव होती है। दोबारा सॉलिड जो स्टेज 3 है उसमें दोबारा सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट मोटर एक्टिवेट होते हैं और ये स्टेज रॉकेट को ऑर्बिट की तरफ तेजी से धकेलती है। चौथा स्टेज 2 लिक्विड इंजन में फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल होता है। रॉकेट सैटेलाइट को 500 से 800 किमी ऊंचाई पर अलग अलग ऑर्बिट में इंजेक्ट करता है। 500 से 800 किमी ऊंचाई पर अलग अलग ऑर्बिट में इंजेक्ट करता है और इससे कई बार ऑन ऑफ किया जा सकता है ताकि सैटेलाइट सटीक तरीके से छोड़े जा सके। सॉलिड लिक्विड इंजन के कॉम्बिनेशन वाले इस रॉकेट में सॉलिड फ्यूल से ज़्यादा ताकत मिलती है जबकि लिक्विड इंजन से बेहतर कंट्रोल मिलता है। हालांकि मिशन कैसे फेल हुआ, गड़बड़ी की असली वजह क्या थी और इसरो की टेक्नीशियन टीम की जांच रिपोर्ट से ही पता चलेगा। और इससे पहले 18 मई 2025 को C-61 मिशन फेल होने के बाद इसरो की फेलियर एनालिसिस कमेटी यानी कि FAC ने प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी जो कि अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है और स्पेस डिपार्टमेंट सीधे PMO के अधीन आता है और मिशन फेल होने के बाद 8 महीने तक इसरो ने मिशन पर रोक लगा दी थी। इससे पहले जो मिशन फेल हुआ उसमें क्या दिक्कत आई थी, तो 2025 में C-61 मिशन के तहत EOS-09 सैटेलाइट को 539 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया था और लॉन्च के बाद दूसरे स्टेज तक सब कुछ ठीक ठाक था और रॉकेट सही रास्ते पर जा रहा था। करीब 203 सेकंड बाद टेलीमेट्री डेटा में पता चला कि तीसरे स्टेज के सॉलिड फ्यूल मोटर में चैम्बर के अंदर प्रेशर तेजी से कम हो गया। इससे इंजन जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर सका और इसरो को मिशन रद्द करना पड़ा। इसरो की FAC की रिपोर्ट में पता चला है कि तीसरे स्टेज के सॉलिड फ्यूल मीटर में नोजल या मोटर के स्ट्रक्चर में कोई फिजिकल खराबी थी जिससे चलते प्रेशर कम हो गया और नोजल कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी या इंसुलेशन लाइनिंग में दिक्कत के चलते हाई प्रेशर गैसें बाहर निकल गईं और इंजन की पावर चौक हो गई। मिशन के टेलीमेट्री डेटा में ग्रीन लाइन ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेशन और येलो लाइन ट्रैकिंग डेटा को दर्शाती रही है। अगर मिशन में सब कुछ ठीक है तो दोनों लाइन ओवरलैप होकर चलती है और शुरुआत में लाइन ओवरलैप थी लेकिन थर्ड स्टेज के बाद अलग अलग हो गई। सवाल चौथा जो कि तो क्या दोनों मिशन फेल होने से पीछे कोई बड़ी वजह है? द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मिशन का फेल होना एक दूसरे से जुड़ा है और दोनों तीसरे स्टेज में इंजन एक ही तरीके से दिक्कत में आए हैं और C-61 मिशन में मोटर का प्रेशर कम हो गया और इसका मतलब यह है कि जो नोजल जो ठीक से काम नहीं किया या फिर कैशिंग 2 आई जिससे गैस
निकल गई। हो सकता है कि इस मिशन में भी उसी तरीके से किसी दिक्कतें हुई हैं, जो नोजल में गैसें लीक हो गई हैं और इससे पहले पिन व्हील इफेक्ट पैदा हुआ, जिससे रॉकेट तेजी से घूमकर कंट्रोल से बाहर हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक C-61 मिशन की जो FAC रिपोर्ट सार्वजनिक करने की 2 वजह थी। रॉकेट से ले जा रहा US-09 सैटेलाइट सेना के इस्तेमाल वाला उपकरण था। इसकी जानकारी क्लासिफाइड रखी गई। इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के साथ मिलकर PSLV रॉकेट को कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह बढ़ावा दे रहा था। रॉकेट के PS-3 इंजन में खराबी की बात से सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवाल उठ गए थे और यह भी कहा गया था कि इस मिशन के लिए मोटर की सप्लाई की प्रक्रिया में लापरवाही बढ़ती गई थी। जांच रिपोर्ट के जारी न होने के बाद इसरो बाहरी जांच से बच गया है और 8 महीने बाद दोबारा मिशन लॉन्च कर दिया। इससे इसरो जैसी दुनिया का प्रमुख स्पेस एजेंसीज की रिपोर्ट के 2 फ्लाइट क्राइटेरिया पर सवाल खड़े होते हैं, जिसके तहत एक मिशन फेल होने के बाद उसी तरह के दूसरे मिशन को लॉन्च करने से पहले कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और दिक्कत को दूर किया जाता है। रॉकेट इस मिशन को कौन से सैटेलाइट्स लेकर जा रहा था? तो इस मिशन में 16 सैटेलाइट थे, जो कि इनमें 8 भारतीय और 8 विदेशी सैटेलाइट हैं। इसमें फ्रांस, नेपाल, ब्राज़ील और UK के सैटेलाइट शामिल थे। अन्वेषा सैटेलाइट मिशन का सबसे अहम हिस्सा था और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक वाली USN-1 सैटेलाइट, जिससे अन्वेषा भी कहा जाता है, और यह स्पेस जमीन की बारीक तस्वीरें लेने वाला सैटेलाइट था और इसका इस्तेमाल सेना और डिफेंस के इस्तेमाल के लिए किया जाना था। बाय आयुलसैट बेंगलुरु की स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ऑर्बिट AID का बनाया सैटेलाइट था और इस सैटेलाइट का मकसद अंतरिक्ष में ईंधन भरने की तकनीक पर काम करना था और इस तकनीक के जरिए भविष्य में हम स्पेस की राह बढ़ा सकते हैं। एमो1 हैदराबाद की 2 स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो टेक मी टू स्पेस और EON स्पेशल लैब में मिशन बनाया गया था और AI एग्रीमेंट सैटेलाइट था। इसके से पहले स्टेशन का जो निर्भरता कम हो सकती है और M1 में MIRA का नाम भी एक स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी का भी थी। दुश्मन की हर एक्टिविटी को डिटेल कर सकता था अन्वेषा सैटेलाइट। USN-1 जो कि यानी कि अन्वेषा सैटेलाइट को DRDO ने बनाया था और जो 600 किमी ऊपर सन सिक्रोसन पोलर ऑर्बिट SSO में तैनाती थी और अन्वेषा का एक मिशन समय पर धरती के एक पॉइंट से गुजरेगा। हाइपरस्पेक्ट्रम इमेजिंग के जरिए सैकड़ों लाइट्स बैंड्स यानी कि प्रकाश के रंगों का देख सकते हैं। धरती पर मौजूद किसी भी चीज का कलर
डिटेक्ट करके उसका डेटा और तस्वीर निकाल सकते हैं। PSLV रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के अन्वेषण के साथ 15 अन्य सैटेलाइट भी भेजे गए थे। सेना का टैंक किसी इलाके से गुजर सकता है या नहीं, ये जानने के लिए HSRS के जरिए उसका इस्तेमाल मिट्टी का टाइट डिटेक्ट किया जा सके और अगर किसी रेगिस्तानी मिट्टी या कीचड़ और ये से पहले पता लगा जा सके। अक्सर जंगली इलाकों में पेड़ पौधे के पीछे छिपा आसान होता है। इससे झाड़ी में दुश्मन सेना और कोई जवान या नदी के पानी के नीचे कोई एहतिया। अन्वेषण सैटेलाइट की देश को कितनी जरूरत थी? उत्तरी भारत उत्तरी पूर्वोत्तर में चीन 3488 किलोमीटर सैटेलाइट था और चीन ने 2017 के कोटलम 2020 के गलवान मामले के बाद से डिब्बा और अरुणाचल प्रदेश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस इलाके में चीन स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए टेक्नोलॉजी से लैब करीबन 90% गांव बसाए हैं, चौड़ी सड़कें और रेलवे साइट्स बढ़ाए हैं। कुछ गांव भारतीय सीमा से सिर्फ 5 किमी दूरी पर हैं। चीन की G219 और G65 की सड़कों से उसकी सेना महज 3 से 4 घंटे में सीमा पहुंच जाती है। चीन के अरुणाचल प्रदेश में 45 किमी दूरी पर लहासा शिंग्याची रेलवे लाइन बनाई गई है। चीन का शिंग्याची एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश से 15 किलोमीटर और लुंदुहस्ते एयरपोर्ट LAC से 60 किमी दूर है। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को ग्रे जोन स्ट्रेटेजी कहा जाता है और इस पर नज़र रखने के लिए भारत को हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की ज़रूरत है। और एक्सपर्ट का मानना है कि अन्वेषण से LAC पर चीन की सैन्य गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। सटीक टारगेट का पता चल सकेगा।